नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 1 जो कि आपका पादपों में पोषण था, वह मैंने आपका इसमें करवा दिया था, इसके पूरे हल बता दिए थे। और आज की इस वीडियो में बच्चों मैं आप सभी को जो कि आपका अध्याय प्राणियों में पोषण अध्याय 2 है, इसके मैं हल बताऊँगा। एक महत्वपूर्ण जानकारी बस ये देना चाहता हूँ मैं आप सभी को कि जो ये आपकी एडगेट अभ्यास पुस्तिका है, यह 2024-25 की है। और आपको नई पुस्तिका मिली है वो उसी के हल मैं बता रहा हूँ। 2023 में भी मिली थी, 22 में भी मिली थी। हर एक साल यह पुस्तिका सर लोग देते हैं, मतलब घर से भरने के लिए, और स्कूल में भी भरवाते हैं। तो इसलिए आपको ये इस बात का बस ध्यान रखना है कि आपकी जो पुस्तिका है वो 2024-25 की ही होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जो कि हमारा अध्याय 2 है। अध्याय 2 के हल देखते हैं। तो इधर पे अध्याय 2 दिया गया है हमारा कि प्राणियों में पोषण। हमने पहले अध्याय पढ़ा था कि पादपों में पोषण। दूसरे अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे? प्राणियों में पोषण। प्राणियों में पोषण मतलब जो हम मानव रहते हैं उनमें पोषण मतलब आहार, मतलब न्यूट्रिशंस। कैसे हम अपना न्यूट्रिशन बनाते हैं और क्या करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर पाठ की पूर्ण जानकारी दी गई, थोड़ी सी जानकारी दी गई, इसको पढ़ लेते हैं कि पादप अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा स्वयं निर्मित करते हैं। जो कौन रहते? पादप। हमने पढ़ा था कि जो पादप रहते, पेड़-पौधे रहते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण की विधि के द्वारा स्वयं निर्मित करते हैं, है ना? भोजन। और वे क्या होते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। अन्य जीव-जंतु पोषण के लिए अप्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों एवं अन्य जीव-जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। प्राणी अपने भोजन में जंतु उत्पाद जैसे अनाज, फल, सब्जियाँ, दूध, दही, पनीर, अंडा, मांस, मछली, शहद को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। भोजन उस स्थान विशेष की उपलब्धता के आधार पर होता है। तो हमने यह सब जानकारी हमें पता है, और हमने पढ़ी थी कि जो पादप रहते हैं वो क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं। परंतु जो जीव-जंतु रहते हैं तो वो किस पर निर्भर रहते हैं? पादपों पर निर्भर रहते हैं। जैसे अनाज के लिए, फल के लिए, सब्जियों के लिए दूध, दही, पनीर, अंडा, मांस, मछली, शहद भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं इन सबको, और इनके लिए उनको दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो जैसे यहाँ पर दिया गया, जैसे दूध, दही, पनीर, दाल, अंडा, मछली, मूँगफली, मांस। तो इनको हमें लिखना था कि जैसे सहपाठी का नाम लिख देना था यहाँ पर, मतलब आपने क्लास के किसी भी बच्चे, मतलब अपने सहपाठी फ्रेंड्स का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखना था हमें प्रोटीन भोजन में शामिल करने के लिए क्या खाया जाए। जैसे रक्षा ने प्रोटीन में भोजन शामिल करने के लिए दही खाती है, शिवांगी पनीर खाती है, ये दूध खाती है, ऐसा आप कुछ भी लिख सकते हैं, है ना? और उसके बाद इसमें भर लीजिए आप अपनी पुस्तिका में। तो मेन हमारा यहाँ से चालू होता है कि जो यूनिट प्रश्न हैं, यह स्टार्ट होते हैं यहाँ से। पहला हमें प्रश्न दिया गया है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें हमें लिखना था कि जैसे पहला वाला दिया है कि कोई व्यक्ति उल्टी दस्त से पीड़ित है, कोई व्यक्ति है वो उल्टी दस्त से पीड़ित है, तो चिकित्सक उसे क्या लेने की सलाह देंगे? तो ओआरएस आपको पता है कि जैसे कोई भी अ, मनुष्य है, उल्टी या दस्त होते हैं, या फिर ज़्यादा उल्टी होती है, या फिर दस्त लग लूज़ मोशन वगैरह हो जाते हैं, तो उसको ओआरएस घोल सबकी सलाह देते हैं कि भाई आप ओआरएस घोल पियो। आपने देखा भी ओआरएस वही पियो तो ठीक हो जाते हैं, है ना? और क्योंकि डिहाइड्रेशन भी हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति के में पित्त रस उत्पादन की कमी है, तो पाचन को कौन-सी प्रक्रिया सबसे अधिक प्रभावित होती है? यांत्रिक पाचन या रासायनिक पाचन, पोषक तत्वों का अवशोषण, अवशिष्ट का उन्मूलन। तो इनमें से आपको बताना था कि पाचन के लिए कौन-सी प्रक्रिया सबसे अधिक प्रभावित है, तो रासायनिक पाचन वाला जो प्रक्रिया रहती है, पित्त-रस रहते हैं, तो उनमें रासायनिक पाचन सबसे क्या रहती है? प्रभावित होती है। देखिए, तीसरा प्रश्न हमसे पूछा गया था कि छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर पाए जाने वाले दीर्घ रोम की रचना पाचन और अवशोषण में उनके कार्य से कैसे संबंधित है? तो हमें यह बताना था कि जो छोटी आँत में आंतरिक जो भित्ति रहती है छोटी आँत में, जो अंदर की भित्ति रहती है, तो उसमें जो दीर्घ रोम की संरचना है, दीर्घ रोम की संरचना ऐसी ब्लाई टाइप की संरचना रहती है, ऐसे उभरी-उभरी। तो पाचन और अवशोषण के उनके कार्य में कैसे संबंधित है? मतलब वो पचाने में किस प्रकार संबंधित है? उसमें क्या रहता है, जो बड़ा हुआ सतह क्षेत्र रहता है, जो बड़ा हुआ सतह क्षेत्र ये रहता है, ये क्या कर देता है, ये पोषक तत्वों को सोख लेता है या फिर अवशोषण को बढ़ाता है, मतलब सोखता है। इन्हीं से क्या रहता है, पूरे पोषक तत्व क्या जाते हैं, अंदर जाते हैं हमारी छोटी आँत के रूप में, छोटी आँत के ज़रिए, है ना? तो यहाँ पर देखिए चौथा वाला प्रश्न पूछा है, क्रमाकुंचन पाचन
किस प्रकार सहायता करता है? तो इसमें यह मांसपेशियों के कुंचन के माध्यम से भोजन पाचन में लेने में मदद करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पर 5वां प्रश्न हमसे पूछा है कि क्षुद्रांत पाचन और अवशोषण के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है, क्योंकि क्यों माना जाता है? क्योंकि वह जगह है जहाँ भोजन पोषक तत्व में टूट जाता है और रक्त प्रवाह में अवशोषित हो जाता है। इस प्रकार आपको ये वाला टिक कर देना है, कौन-सा था? यह वाला बी वाला, ठीक है? उसके बाद देखिए हमें यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए है, तो यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति करना था, ये आपको ऑप्शन दिए गए थे ऊपर देख सकते हैं आप और यहाँ हमें प्रश्न पूछे गए थे। जैसे ये पहला प्रश्न पूछा है, जटिल खाद्य पदार्थ का सरल खाद्य पदार्थों में विघटन खालिस्तान कहलाता है, तो क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। आपको पाचन यहाँ से छाँट कर लिख देना था। यहाँ देखिए पूछा था कि कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु का आहार करती है, तो इसमें आपको बताना है कैल्शियम कार्बोनेट तो वह जंतु का आहार किस प्रकार तो स्टारफिश करती है। जैसे आहार में मुख गुहा जो मुख गुहा होती है अंदर लेने वाली प्रक्रिया को खालिस्तान कहा जाता है, तो अंतः ग्रहण कहते हैं। उसके बाद देखिए ये दिया गया था हमें स्वाद का पता लगाने के लिए जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं। कौन सी कलिकाएं होती हैं? स्वाद कलिकाएं जो आपकी इस प्रकार जीभ होती है ना, इसमें क्या रहती हैं अलग अलग कलिकाएँ रहती हैं, जहाँ से आपको जीभ में स्वाद पता चलता है, कहीं खट्टे के कहीं पता चलता है, कहीं पर कलिकाएँ रहती हैं, ये मीठी वाली कलिकाएँ रहती हैं, इस प्रकार अलग-अलग कलिकाएँ रहती हैं। उसके बाद देखिए, आमाशय में खालिस्तान का स्त्रावण होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होता है? स्त्रावण मतलब प्रस्राव होता है, वहाँ से क्या निकलता है आमाशय से? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, जो हमारे पाचन क्रिया में सहायता करता है। उसके बाद देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए थे यहाँ से जैसे प्रश्न नंबर दूसरा पूछा गया है, मानव पोषण के विभिन्न चरणों को सही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए जैसे पाचन, अंतःग्रहण, अवशोषण, निष्कासन और स्वांगीकरण। आपको इस प्रकार लिखना तो सबसे पहले क्या होता है अंतःग्रहण मतलब पहले अपन अंतःग्रहण करते हैं, भोजन को अंदर लेते हैं, फिर उसके बाद पाचन होता है, अवशोषण मतलब फिर उसका जो पोषण तत्व है वो क्या होते हैं अवशोषण होता है उनका मतलब सोखते हैं आते हैं अपनी उसका स्वांगीकरण होता है, फिर उसका निष्कासन होता है। इस प्रकार को क्रमबद्ध में लिख देना था। प्रश्न नंबर तीसरा यहाँ पर पूछा गया है, पित्त कहाँ निर्मित होता है? जो पित्त रहता है हमारा वो निर्मित कहाँ पर होता है? इसमें आपको यह बताना था। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदार के रूप में भाग में दाहिनी ओर मतलब उपस्थित होती है। यह हरे पित्त का श्रवण करती है, एक थैली में संग्रहित होता रहता है जिससे पित्ताशय कहते हैं। तो आपको यह पता चलेगा कि पित्त कहाँ निर्मित होता है, तो पित्त कहाँ पर निर्मित होता है? पित्ताशय। आप इतना भी लिख सकते हैं कि पित्त पित्ताशय में निर्मित होता है या फिर आप ये पूरा लिखेंगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे आपको, है ना? वार्षिक परीक्षा में आपको इसी प्रकार पूरा-पूरा लिख कर आना है, रट लेना भी टाइम भी है आपके पास लिख कर, है ना? उसके बाद देखिए यहाँ पर चौथा प्रश्न पूछा है कि पहेली स्कूल जाने के लिए जल्दी-जल्दी भोजन खा रही थी। अचानक उसको खाँसी उठती है और हिचकी आने लगती हैं, तो पहेली के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसको हिचकी आने लगी और खाँसी आ गई एकदम से खाना खाई थी उस टाइम पर? तो ऐसा खाद्य कणों में श्वास नली में प्रवेश जब आप खाना खाते हैं तो श्वास नली में खाना प्रवेश करने के कारण होता है। श्वास नली वृश्चिका के साथ-साथ चलती है, परंतु वृश्चिकाएँ वायु एवं भोजन मार्ग से होकर जाता है ना? इस प्रकार आप लिख देंगे। उसके बाद देखिए 5वां प्रश्न है, पूछा गया है कि भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है? जो भोजन है वो हमारे लिए क्यों आवश्यक तो स्वाभाविक सी बात है कि हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसी वजह से हमें भोजन आवश्यक है। तो देखिए इस प्रकार लिखना है आपको इसको कि भोजन हमारे लिए आवश्यक है क्योंकि यह ऊर्जा और पोषक तत्व प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? ऊर्जा और पोषक तत्व प्रदान करता है, जो शरीर की वृद्धि, विकास और मरम्मत में मदद करते हैं। ठीक है बच्चों? उसके बाद देखिए यहाँ पर 6वां प्रश्न हमसे पूछा है कि रोटी के टुकड़े जब आप मुँह में चबाते हैं, तो वह कुछ समय बाद मीठी लगने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? वह मीठी क्यों लगने लगती है? तो अधिक समय तक रोटी को चबाते रहने से रोटी के मंड पर लार में उपस्थित टायलिन एंजाइम क्रिया करता है। टायलिन मंड को माल्टोज शर्करा में बदल देता है, जिससे रोटी मीठी लगने लगती है। किस प्रकार मीठी लगने लगती है रोटी? मीठी लगने लगती है। क्यों मीठी लगने लगती है? क्योंकि इसमें टायलिन एंजाइम प्रक्रिया में टायलिन मंड माल्टोज शर्करा में जो कि शक्कर रहती है, एक प्रकार की शर्करा है माल्टोज, इसमें परिवर्तित हो जाती है और हमें रोटी मीठी लगने लगती है। उसके बाद देखिए हमसे 7वां प्रश्न पूछा गया, यहाँ से आपके लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू होते हैं। तो देखिए 7वां हमसे प्रश्न पूछा है कि बूझो जानना चाहता है कि क्या घास खाने वाले जानवर एवं मनुष्य के भोजन का पाचन समान रूप से होता है? यदि कुछ भिन्न है, उसका विवरण लिखें।
मतलब जैसे जो घास खाते हैं जानवर और मनुष्य जो भोजन करते हैं, उनका पाचन क्रिया रहती है, वो क्या अलग रहती है कि सेम होती है दोनों में? तो देखिए, जानवर जो घास खाते हैं, उनमें क्या रहता है, सेल्यूलोज़ होता है, जो घास रहती है उसमें सेल्यूलोज़ पाया जाता है, जो एक तरह का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है और घास में सेल्यूलोज़ प्रचुर मात्रा में होता है। इसलिए जानवर से पचाने के लिए जुगाली की प्रक्रिया करते हैं, मतलब वो अपना मुँह चबाते रहते हैं और घास खाने वाले जानवर क्या करते हैं, सूक्ष्म होते हैं, जो शरीर उसको तोड़कर पचा लेते हैं। मनुष्य की आहार नली यह अनुपस्थित होता है और मनुष्य की जो आहार नली रहता है उसमें ये सब नहीं पाया जाता है। इस वजह से हम घास नहीं खा सकते और ना घास पचा सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हमारा 7वाँ वाला खत्म होता है। उसके बाद देखिए 8वाँ प्रश्न यहाँ से शुरू होता है। इसमें पूछा गया है कि मानव पाचन तंत्र के आमाशय में पाए जाने वाला जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की पाचन क्रिया में क्या भूमिका रखता है। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यह क्या भूमिका रखता है हमारी पाचन हैं यहाँ पर कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो पेट में एक आवश्यक एसिड है। यह बैक्टीरिया के साथ-साथ अन्य हानिकारक प्रजातियों को नष्ट करने में मदद करता है। यह भोजन के संरक्षण के रूप में भी काम करता है या माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे पाचन रसों की क्रिया करने में सहायता मिलती है। ठीक है बच्चों? उसके बाद देखिए 9वाँ वाला प्रश्न इसमें पूछा गया है कि दीर्घ-रोम क्या है? यह कहाँ पाया जाता है एवं इनके कार्य लिखिए। इनका कार्य क्या है? जैसे दीर्घ-रोम होते हैं जो, वो छोटी आंतें पाए जाते हैं। मैंने अपन ने मतलब हमने पहले भी पढ़ा था कि जो दीर्घ-रोम होते हैं वो छोटी आंतें पाए जाते हैं और भीतरी दीवारों पर पाए जाते हैं और जो पचे हुए भोजन को मौजूद जो उसमें पोषक तत्व रहते हैं, ये मेन है कि जो पोषक तत्व रहते हैं वो दीर्घ-रोम के माध्यम से रक्त प्रवाह में अवशोषित हो जाते हैं। किसमें अवशोषित हो जाते हैं? रक्त प्रवाह में अवशोषित हो जाते हैं। उसके बाद जो दीर्घ-रोम का मुख्य कार्य पचा हुआ भोजन को अवशोषण के लिए तल को बढ़ाना है। ठीक है बच्चों? उसके बाद देखिए यहाँ पर 10वां प्रश्न है, यदि मनुष्य के रदनक दाँत ना हो तो क्या होगा? यदि मनुष्य के रदनक दाँत ना हो तो इससे इनके चबाने और काटने की क्षमता पर असर पड़ सकता है और रदनक दाँतों का मुख्य कार्य भोजन को काटना और चीरना होता है। खासकर मांस और कठोर खाद्य पदार्थों को इन दाँतों के बिना व्यक्ति को चबाने में कठिनाई होगी। जो एक प्रकार से इसमें क्या था कि जो रदनक दाँत है वो क्या कार्य करते हैं? तो रदनक दाँत मेन मुख्य उनका कार्य रहता है कि जो कठोर खाद्य पदार्थ हैं उनको चबाना, है ना? ख़ासकर माँस, माँस को चीरना, काटना ये कौन से दाँत करते हैं? हमारे रदनक दाँत करते हैं। ठीक है बच्चों? उसके बाद देखिए यहाँ पर 11वां प्रश्न पूछा गया था कि दूध के दाँत और जो स्थायी दाँत आप सभी जानते हैं दूधी और स्थायी दाँत जो अभी हैं हमारे तो इनमें अंतर लिखना था। तो दूध के दाँत किसमें पाए जाते हैं? बच्चों में मतलब शैवाल में होते हैं। मतलब जब अपन छोटी अवस्था में पाए जाते हैं, उस समय निकलते हैं यह दाँत और यह दूध के दाँत गिरने के बाद निकलते हैं स्थायी दाँत और जो दूध के दाँत रहते हैं, यह लगभग 8 वर्ष की आयु तक गिर जाते हैं और यह जो रहते हैं, ये पूरे जीवन भर रहते हैं। तथापि वृद्ध अवस्था में प्रायः गिरने लगते हैं। ये वृद्ध अवस्था में गिरते हैं, इस प्रकार आपको लिख देना था। देखिए बच्चों यहाँ से आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न में सबसे पहला 12वां प्रश्न पूछा गया है कि मानव पाचन तंत्र का इसमें आपको एक मानव पाचन तंत्र का एक चित्र बनाना था। देखिए इस प्रकार ये चित्र आप बना देंगे। ठीक है, आपकी किताब में भी ये दिया गया है चित्र, है ना? ऐसा नहीं है कि आपकी किताब में ना दिया गया हो। है। उसके बाद हमें 1 सेकंड ये आपको बना देना है। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं, तो आगे का प्रश्न हमसे पूछा गया है 13वां प्रश्न पूछा गया है कि निम्न पाचन संबंधित क्रियाओं को संक्षेप में लिखिए। तो आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतःग्रहण कहलाती है। भोजन का अंतःग्रहण मुख्य द्वार होता है और स्वांगीकरण के बारे में भी लिखना था, तो यहाँ पर स्वांगीकरण के बारे में मैंने लिख दिया है जैसे अवशोषित पदार्थ का स्थानांतरण बहिर्वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहाँ उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने के लिए किया जाता है, उसको स्वांगीकरण कहते हैं। देखिए आगे अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है 14वां प्रश्न कि जलाशय में पाए जाने वाला एक कोशीय जीव अमीबा, आप सभी जानते हैं अमीबा, उसमें पाचन की विधि का चित्र बनाना था। तो देखिए मैंने आपकी किताब से ही चित्र लिया है, इस प्रकार आपकी किताब में भी दिया है। देखिए चित्र का नाम भी लिखा अमीबा, इस प्रकार लिख देना और इसमें जो नामांकन दिए गए हैं ये आपको नाम भी लिखने हैं, जो इसमें नाम दिए गए हैं ना, ये सभी नाम आपको अपने चित्र में लिखना है और बनाना है, ठीक है? और उसके बारे में लिखना था, तो अमीबा कुछ सूक्ष्मजीवी को आहार करता है। इसका आहार करता है, सूक्ष्मजीवी को आहार करता है। जब इसे भोजन का आवास होता है, तो यह खाद्य कणों में चारों ओर प्रभावित विकसित करके उसे निगल लेता है और खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धनी में फँस जाते हैं। खाद्य धनी में यह पाचन रस स्रावित होता है या खाद्य पदार्थ का क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थ में बदल देता है। इस प्रकार आपको लिख देना है।
देखिए, अगला प्रश्न हमसे यहाँ पर इसी का जो बा है वह पूछा गया था कि दाँतों की व्यवस्था तथा विभिन्न प्रकार के दाँतों में नामांकित चित्र एवं कार्य लिखिए। में आप सभी को लिखना था ना, ये दाँतों की व्यवस्था के बारे में आपको ये चित्र बना देना है, ये पूरा देखिए, इस प्रकार दाँतों की व्यवस्था तथा ये भी आपकी किताब में ही दिया गया है, तो आपकी किताब से ही ये चित्र लिया गया है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी बुक में ये पूरे चित्र बने हुए हैं, तो आपको उसी से छाप लेने हैं ना। और अच्छे से बना लेने हैं आपको अपनी पुस्तिका में। देखिए, फिर उसके बाद यहाँ पर लिख देना है छेदक या कृतक, काटने का कार्य करता है। जो छेदक दाँत रहते हैं, यहाँ पूरे दाँत बताते हैं बताए गए हैं। जैसे रदनक है, तो रदनक किस कार्य करता है? कार को फाड़ने-चीरने का कार्य करता है रदनक दाँत। और जो अग्रचरण रहता है, वो भोजन को चबाने का कार्य करता है, और जो चवण दाँत रहता है, वह भोजन को चबाने का कार्य करता है। देखिए, हमें 15 प्रश्न पूछा गया है कि ग्रशिका भोजन की गति का नामांकित चित्र बनाइए। जो ये ग्रशिका होती है, इसका आपको एक नामांकन चित्र बनाना था। इस प्रकार आपको बना देना है, ठीक है? ये भोजन यहाँ लिख देंगे आप, ये भोजन जा रहा है, ये ग्रशिका नली है, ये आमाशय है हमारा। उसके बाद देखिए, इधर आपको घास खाने वाले जंतुओं का पाचन तंत्र बनाते तो खाने वाले जंतु जैसे गाय हो गई, बैल हो गई, ये सब घास खाते हैं, है ना? तो इस प्रकार आपको इसका आमाशय का चित्र बना देना। पाचन का चित्र बना, तो ये इसमें यहाँ पर रहता है रुमेन, तो ये रुमेन होता है यहाँ पर, ये ग्रसिका नली होती है जिसके द्वारा इनका भोजन जाता है, और ये छिद्रांत होता है, ये आमाशय है, ये पूरा ये अंधनाल है। इस प्रकार आपको लिख देना है ना सब। उसके बाद देखिए, यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य हमारा एक दिया गया है, जिसमें हमें बताना था कि प्राणायाम क्यों आवश्यक, और इसमें बताना है कि प्राणायाम क्यों आवश्यक है। तो देखिए, यहाँ पर आपको लिख देना है कि प्राणायाम क्यों आवश्यक है। हमारे लिए प्राणायाम इसलिए आवश्यक हो जाता है, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं कि हमें प्राणायाम करने से ऑक्सीजन की पूर्ति होती है, और हमें दिन भर एनर्जी फ़ील मतलब ऊर्जा अच्छे से प्राप्त हो सकती है, और हमें डेली प्राणायाम करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे जीवन मतलब जो शरीर स्वस्थ रहता है, और जीवन में सहायता करता है स्वस्थ रह। और आपको इसमें एक धूम्रपान का क्या नारा लिखना था, और एक पोस्टर लिखना था, तो आप ये पोस्टर कहीं से चिपका सकते हैं, या फिर आप खुद अगर बन सके तो आप बना सकते हैं। और ये आपको जो इसमें नारा है कि सिगरेट भले ही 10 रुपए की आदत है, पर धूम्रपान की कीमत ज़िंदगी चुकाती है। आपको एक नारा लिख, ठीक है बच्चों? उसके बाद देखिए, यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य 2 पूछा गया था कि जीवन रक्षक घोल, जो ओआरएस होता है, जीवन रक्षक घोल मतलब ओआरएस, तो ओआरएस कैसे बनाया जाता है तथा उसका उपयोग लिखना है। तो जो ओआरएस है, वो आप घर पर भी बना सकते हैं। जैसे जल को उबाल कर उसमें थोड़ा-सा नमक या चीनी तथा मिलाकर इसके साथ 2-4 बूँद नींबू का रस डालकर तैयार किया जा सकता है, और इसमें उपयोग लिख सकते हैं कि हमारे शरीर की कमी की पूर्ति करता है, पानी की पूर्ति करता है, और आप लिख सकते हैं दूसरा उपयोग इसमें कि उल्टी दस्त होते हैं जब आपको, तो उस टाइम आप ले सकते हैं इसको, और डिहाइड्रेशन होता है तब भी आप ओआरएस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार आप 3 मैंने आपको बता दिए हैं, आप लिख सकते हैं। हमारा इस प्रकार ये दूसरा जो अध्याय था, ये हमने कंप्लीट किया, इसके पूरे हमने प्रश्न उत्तर देखे। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 3 जो कि हमारा ऊष्मा है वह बताऊँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज ही आपको चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं इसकी वीडियो, और प्लेलिस्ट भी मैं अपलोड कर दूँगा, तो आप वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, मेहनत अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ओके ब्रो, ओके बच्चों, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक